मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, पर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपने पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो जितने भी बच्चे हमारे इस तिरंगा बैच से जुड़े हुए हैं उन सभी का स्वागत है कैप्टन K2 एकेडमी पर। आप लोग इसी प्रकार इस चैनल से बने रहिए। और मैं इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था कि आपको 10th के साइंस में, यानी जो भी बच्चे 2026 के लिए 10th का तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों को जो भी सिलेबस दिया गया है साइंस में, उन सभी के बारे में मैंने चर्चा इससे पिछले क्लास में कर चुका हूं। और इस क्लास में अब मैं बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से अब मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में, चैप्टर के बारे में चर्चा करूंगा। चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना पड़ता है और क्या चीज पढ़ना है, वो तमाम चीजें अब मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो हमारा फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर रहा प्रकाश, और आज हम प्रकाश के बारे में ही पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या होते हैं, प्रकाश के कई सारे घटनाएं होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमसे बने रहिए, लगातार बने रहिए हमारे साथ, और इसी प्रकार हम आपको लगातार पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रकाश का जो अध्ययन किया जाता है वह भौतिकी विज्ञान की एक विशेष शाखा होता है, एक विशेष भाग होता है, विशेष पार्ट होता है, एक विशेष ब्रांच होता है, विशेष शाखा होता है, जिसके अंतर्गत प्रकाश का अध्ययन किया जाता है। तो उस शाखा को क्या कहते हैं? प्रकाश की कहते हैं। यानी प्रकाश के लिए फिजिक्स का आप लोग जब पढ़िएगा, फिजिक्स में एक अलग से फिजिक्स का एक अलग ब्रांच है। फिजिक्स को कई भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक क्या है, ऑप्टिक्स भी फिजिक्स का एक ब्रांच है। ऑप्टिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? प्रकाश का। तो सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले, उससे पहले हम प्रकाश का अध्ययन हम किस शाखा के, किस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो ऑप्टिक्स का मतलब प्रकाश की होता है। प्रकाश तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन। अब प्रकाश तथा उससे संबंधित घटनाएं, प्रकाश क्या होते हैं और उससे संबंधित घटनाएं क्या होते हैं, इसका चर्चा मैं आपको डे बाय डे अगले लेक्चर में करते जाऊंगा। प्रकाश से संबंधित घटनाएं जैसे प्रकाश का प्रवर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवन हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, प्रकाश का व्यतिकरण हो जाएगा, ये सभी प्रकाश से संबंधित घटनाएं हैं, जिसका अध्ययन हम लोग क्या ऑप्टिक्स के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। तो प्रकाश तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन भौतिकी विज्ञान, यानी भौतिकी विज्ञान मतलब फिजिक्स, भौतिकी विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, जिस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश की कहते हैं। तो आप लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये आप अपना एक नोटबुक ले लीजिए और उस नोटबुक को सेपरेट आप फिजिक्स के लिए समर्पित होकर उसी में नोट्स बनाइए। और सबसे पहले आप ऑप्टिक्स का हेडिंग डालिए, और ऑप्टिक्स का हेडिंग डालने के बाद मैं जो भी आगे लेक्चर दूंगा उन सभी को आप डे बाय डे उसमें क्रमबद्ध तरीके से लिखते जाइएगा, ठीक है। और क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, जो भी क्लास हम दे रहे हैं रेगुलर वे में क्लास आराम से पढ़िएगा। तो सबसे पहले आप प्रकाश की को लिख लीजिएगा, यहाँ पे प्रकाश की का परिभाषा लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत हम प्रकाश के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो प्रकाश तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन भौतिकी विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश की कहते हैं। अब देखिए, जैसे विभिन्न ब्रांच का जनक होता है, तो उसी प्रकार फिजिक्स में जो है ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो इब्न अल हयातम को कहा जाता है। प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स का जनक जो है, ये आपके बोर्ड के दृष्टिकोण से हालांकि उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आगे आप जब पढ़िएगा, आगे जब फिजिक्स पढ़िएगा तो उसमें आपको ये फिजिक्स के दृष्टिकोण से आगे जब पढ़िएगा तो उसके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। फिर भी मैंने इसको लिखा दिया है, ठीक है। तो ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी का जनक या पितामह किसे कहा जाता है? इब्न अल हयातम को कहा जाता है। इब्न अल हयातम को ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी का जनक कहा जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अथवा नोट कर लीजिए। अब मैं आगे बताऊंगा। इससे पहले स्लाइड में हमने जाना था कि प्रकाश का अध्ययन हम फिजिक्स के किस ब्रांच में करते हैं। अब मैं जानूंगा, अब जानिएगा कि प्रकाश क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको परिभाषा बतला दे रहा हूं, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार का गतिज ऊर्जा है या गतिज ऊर्जा है, जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति या वस्तु को देख पाते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि अंधेरा में कोई भी व्यक्ति देख नहीं सकता है। देखने के लिए हमें न केवल आंख का, वरन आंख के साथ साथ हमको प्रकाश का भी अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि बिना प्रकाश के हम किसी भी व्यक्ति को आंख रहते हुए भी नहीं देख सकते हैं। क्योंकि इसके पीछे, हम किसी वस्तु को देखते हैं, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है। हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से प्रकाश का परावर्तन होके वह
परावर्तित प्रकाश हमारे आंख तक पहुंचता है और आंख में रेटिना पर जाके प्रतिबिंब का निर्माण करता है। मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा कि हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं, हमारा आंख कैसे काम करता है, आंख की क्रियाविधि, आंख में कौन कौन से भाग होते हैं, ये तमाम चीजें मैं अगले चैप्टर में चर्चा करूंगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हूं कि प्रकाश के माध्यम से हम किसी व्यक्ति या वस्तु को देख पाते हैं। अब कहिएगा कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा कैसे है और उसमें भी गतिज ऊर्जा कैसे है, तो आप लोग के माइंड में ये लाजमी होगा कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा कैसे है। देखो बाबू, ऊर्जा हम उसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यानी जब जिसके माध्यम से हम किसी काम को करते हैं उसको क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जैसे प्रकाश की सहायता से क्या होता है कि हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है, ये भी एक काम है, यानी प्रकाश हमें क्या करता है, विटामिन डी देने का काम करता है। दूसरा बात, प्रकाश की सहायता से हमको क्या मिलता है, एक प्रकाश की सहायता से हमें हमारे जो भी आसपास के वातावरण है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। आप लोग जानते होंगे कि हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन को इसलिए हम प्राणवायु के रूप में जानते हैं, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऑक्सीजन हमें कहां से मिलता है, तो ऑक्सीजन हमें पौधों से मिलता है। कैसे मिलता है, तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए प्रकाश का होना अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि बिना प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कभी भी संपन्न नहीं हो सकती है। इसलिए प्रकाश जो है हमें ऑक्सीजन देने का काम करता है अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करवाने का काम करता है। इसलिए बिना प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है और प्रकाश का एक काम होता है कि वह क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। इससे पहले मैं बताया था कि वो हमारे शरीर को विटामिन डी देता है। और आजकल देखिएगा, आप सोलर प्लेट के बारे में जानते होइएगा। सोलर प्लेट के माध्यम से क्या होता है कि हमें रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होता है। किससे, प्रकाशीय ऊर्जा से। प्रकाश क्या होता है, जैसे सोलर प्लेट पर पड़ता है उससे सोलर प्लेट क्या करता है कि प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है और प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। और विद्युत ऊर्जा हमारे दैनिक जीवन में लाइट बारने के रूप में, फिर कूलर चलाने के रूप में, पंखा चलाने के रूप में, मोबाइल चार्ज करने के रूप में, ये तमाम चीजें में काम आता है। ठीक है। दूसरी बात, प्रकाश ऊर्जा जो है हमें उष्मीय ऊर्जा भी प्रदान करता है। कैसे, जैसे हम धूप में चलते हैं और क्या होता है कि हमारा शरीर गर्म हो जाता है। जैसे हम किसी वस्तु को, भीगा वस्तु को धूप में सूखने के लिए देते हैं तो क्या होता है कि वह उस वस्तु को गर्म करके उस वस्तु में मौजूद पानी को वाष्पित कर देता है, जिस कारण हमारा वो वस्तु सूख जाता है। जैसे कपड़ा आप लोग सुखाने के लिए धूप में जरूर देते होंगे, उसमें क्या होता है कि प्रकाश जैसे ही हमारे भीगी हुई कपड़ा पर पड़ता है और क्या होता है कि कपड़ा के अंदर जो भी पानी होता है उसको वेपराइज करके, यानी वाष्पित करके ऊपर उड़ा देता है, जिस कारण हमारा कपड़ा क्या होता है, सूख जाता है। तो प्रकाश ये भी काम करता है, ऊर्जा है इसलिए काम करता है, क्योंकि ऊर्जा होता है काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यानी ऊर्जा के माध्यम से हम किसी को काम करते हैं। इन तमाम उदाहरणों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। और प्रकाश एक प्रकार का उष्मीय ऊर्जा भी, प्रकाश हमें उष्मीय ऊर्जा भी मिलते हैं। कैसे, प्रकाश से हमें उष्मीय ऊर्जा मिलते हैं, कैसे, उष्मीय ऊर्जा नहीं है, प्रकाश है गतिज ऊर्जा और उष्मीय ऊर्जा भी देता है, क्योंकि प्रकाश में एक होता है अदृश्य विकिरण होता है और उसके सहायता से क्या होता है, हमें उष्मीय ऊर्जा मिलता है। और सामान्य दैनिक उपयोग में आप लोग हालांकि सोलर कुकर के बारे में जानते होंगे कि सोलर कुकर में क्या होता है कि प्रकाशीय ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, उसके माध्यम से क्या किया जाता है कि खाना पकाया जाता है। ठीक है, आप लोग इन तमाम चीज के बारे में जानते होंगे। अब मैं एक फैक्ट के बारे में, एक नोट्स के बारे में मैं लिखाते जा रहा हूं। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछे जाते हैं, इसलिए अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए कि आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों साथ साथ करवाया जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी और सब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से हमारा क्लास बिल्कुल महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि मैं आपको एक्स्ट्रा जो भी फैक्ट होते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, वे तमाम फैक्ट को मैं आपको लगातार नोट्स के माध्यम से अथवा फैक्ट के माध्यम से, जो भी है हम गुणधर्म के माध्यम से हम करवाते जाऊंगा। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, पृथ्वी पर प्रकाशीय ऊर्जा जो प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है उससे प्रकाशीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी पर प्रकाशीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा यानी सूर्य से जो हमको ऊर्जा प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। तो पृथ्वी पर प्रकाशीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक ऊर्जा मतलब जो मानव के द्वारा निर्मित नहीं किया गया, मानव के द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया ऊर्जा, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक ऊर्जा। तो पृथ्वी पर प्रकाशीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक ऊर्जा,
या नवीकरणीय ऊर्जा। आप लोग ज्योग्राफी का टॉपिक जब पढ़िएगा उसमें बताया जाता है ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय ऊर्जा, एक अनवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा वैसी ऊर्जा होता है जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सूर्य की प्रकाश को, सूर्य की ऊर्जा को हम पुनः प्रकाश करते हैं, क्योंकि हीलियम में फिर जब आप केमिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा कि सूर्य में एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया होती है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि हमें सूर्य से क्या होता है, प्रकाश मिलता है। तो सौर ऊर्जा को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। सौर ऊर्जा क्या होता है, पुनः चक्रीय होता है, यानी पुनः उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सौर ऊर्जा क्या है, एक प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा है। लेकिन कोयला को जानते होंगे, पेट्रोलियम को जानते होंगे, ये सभी क्या है, ये सभी अनवीकरणीय ऊर्जा है, यानी इसका मात्रा सीमित है हमारे पृथ्वी में, इसका मात्रा सीमित है। इसका यदि हम अति दोहन कर दे तो एक समय बाद ये हमें उपयोग के लिए नहीं बचेगा, यानी वो चीज खत्म हो जाएगा और वो चीजें हमें बाद में नहीं मिलेगा। उसे हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोयला खत्म हो गया नहीं प्राप्त होगा तुरंत में, पेट्रोलियम खत्म हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब नहीं प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे बड़ा व सबसे प्राचीन स्रोत सूर्य है, यानी हमारे पृथ्वी पर ऊर्जा का यदि सबसे बड़ा स्रोत पूछे क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। सबसे पुराना स्रोत पूछे क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। इसलिए सूर्य को ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत माना जाता है। प्राथमिक स्रोत या मुख्य स्रोत किसे माना जाता है ऊर्जा का, तो सूर्य को ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत या मुख्य स्रोत माना जाता है। ये तमाम चीजें आप लोग अपने नोट्स में, अपने नोटबुक में इसी प्रकार नोट करते जाइएगा। मैं बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से और अच्छे फैक्टों के साथ आपको मैं लिखवाते चलूंगा। तो ये चीजें आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अथवा नोट कर लीजिए। मैं तो कहूंगा आप लोग नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है कि आप उस चीज को नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद क्या होता है कि आपको एक बार तो मैं समझा दिया, दूसरी बात आप उसको लिखिएगा, क्या होगा कि आपको 60 से 70% चीजें अभी ही याद हो जाएगी। रहा 30 to 40% चीजें, तो वो चीजें आपको पढ़िएगा, 2 बार 4 बार पढ़िएगा तो वो चीजें आपको याद हो जाएगी। और बार बार रिवीजन में रखिएगा ये तमाम चीजें, क्योंकि पढ़ने के बाद क्या होता है, बच्चा पढ़ लेता है, उस वक्त उसको लगता है कि वाह हम तो बहुत कुछ सीख गए, हमको तो याद हो गया। लेकिन वही चीजें क्या होता है कि वह रिवीजन नहीं करता है तो बाद में भूल जाता है, फिर वो उसे सरदर्द के रूप में उसको दिखता है कि ये चीजें हम भूल गए। तो भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि उसका रिवीजन नहीं करते। इसलिए बार बार जो चीज हम पढ़ाते हैं उसका रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने की बजाय आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। इससे पहले मैंने प्रकाश के बारे में बताया था कि प्रकाश क्या होते हैं। अब मैं बताऊंगा कि प्रकाश के गुणधर्मों के बारे में, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है कि प्रकाश के प्रकृति बताया, प्रकाश के गुणधर्म क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इसके बारे में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और इससे संबंधित जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके इस प्रकाश के गुणधर्मों से संबंधित पूछ लिए जाते हैं। इसलिए हम प्रकाश के गुणधर्म से संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करवा देंगे और प्रकाश का गुणधर्म भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, प्रकाश का सबसे पहला गुणधर्म जो मैं आपको प्रकाश के परिभाषा में ही क्लियर कर चुका हूं, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा या ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, और प्रकाश किस प्रकार का ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा है। ठीक है, एक प्रकार का गतिज ऊर्जा है, क्योंकि प्रकाश की किरणें जो होता है हमेशा हमारे वातावरण में क्या होता है, इधर से उधर विकिरण के रूप में करते रहता है, यानी गतिशील रहता है, जिस कारण क्या होता है उसे एक प्रकार का गतिज ऊर्जा है। हालांकि ये जो है ये चीजें आपको इसके बाद ये दूसरा जो ये जो है ये एग्जाम्पल के बाद लिखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस छूट गया था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। लेकिन ये जो फैक्ट है ये फैक्ट यहाँ पर ये जो लिखाया हूँ इसको आपको ये एग्जाम्पल के बाद लिखना है। ठीक है, दूसरा गुणधर्म के बारे में, यदि प्रकाश के दूसरे गुणधर्म के बारे में हम चर्चा करें तो प्रकाश का दूसरा गुणधर्म है समांगी माध्यम में। समांगी माध्यम करने का मतलब है कि केवल एक ही माध्यम क्या होता है, माध्यम 3 प्रकार का होता है, एक ठोस माध्यम होता है, एक द्रव माध्यम होता है, एक क्या होता है, गैस माध्यम होता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि सेना 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है जल सेना, एक होता है थल सेना, एक होता है जल सेना, एक होता है वायु सेना, एक होता है क्या, स्थल सेना। ठीक है, जल सेना क्या होगा, एक द्रवीय माध्यम हो गया, यानी द्रवीय माध्यम से चलता है। स्थल सेना जो हो गया वह ठोसीय माध्यम से चलता है, यानी जमीन से चलता है, जमीन ठोस होता है। और जल सेना क्या होता है, द्रवीय माध्यम यानी जल से चलता है। और वायु सेना जो है वह गैसीय माध्यम से चलता है, यानी वायु से चलता है। तो माध्यम 3 ही प्रकार का होता है, जैसे हो गया पहाड़ हो गया,
बेंच हो गया, टेबल हो गया, घर हो गया, ये सब क्या है, ये ठोस माध्यम हो गया। और गैस जो हो गया यह गैसीय माध्यम हो गया। और द्रव हो गया, द्रवीय माध्यम आपको पानी ले लीजिए, कोई अन्य लिक्विड ले लीजिए, वो सभी क्या है, द्रवीय माध्यम है। तो समांगी माध्यम में यानी किसी एक ही माध्यम में, समांगी माध्यम में यानी समांगी माध्यम किसी एक ही माध्यम में भी क्या होता है कि माध्यम का घनत्व अंतर हो जाता है। समांगी माध्यम कहने का मतलब है कि माध्यम का घनत्व समान होना चाहिए। माध्यम के प्रत्येक कण एक समान दूरी पर एक समान क्रम में होना चाहिए, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, समांगी माध्यम। तो समांगी माध्यम में प्रकाश सदैव एक सरल रेखीय या सीधी पथ पर गमन करता है। यानी यदि हवा में ही प्रकाश का बात किया जाए, वायु में ही, हमारे वातावरण में, तो प्रकाश क्या है कि सदैव क्या होता है, एक सीधी रेखा पर चलेगा, एक सरल रेखीय पथ पर चलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का ऋजु रेखीय गमन कहा जाता है, ठीक है। तो समांगी माध्यम में प्रकाश सदैव क्या होता है, सरल रेखीय पथ या सीधी पथ पर गमन करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का ऋजु रेखीय गमन कहते हैं। आप लोग छाया बनना, ये प्रकाश के ऋजु रेखीय गमन का उदाहरण है। सूर्य ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण भी जो लगता है वो भी प्रकाश के सीधी पथ पर चलने का उदाहरण है, यानी सरल ऋजु रेखीय गमन का उदाहरण है। चंद्र ग्रहण हो गया, ये भी प्रकाश के ऋजु रेखीय गमन का उदाहरण है, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, यानी सोलर इक्लिप्स, इसका इंग्लिश नाम याद रखिएगा, सोलर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण, लूनर इक्लिप्स, ये याद रखिएगा, आपके कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण यहां पे देख लीजिए, जब सूर्य और पृथ्वी, देखिए आप लोग जानते होंगे कि सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर क्या होता है कि पृथ्वी हमारा चक्कर काटता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी हमारा चक्कर काटता है, और चंद्रमा जो है वह हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है। चंद्रमा जो है हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है। चंद्रमा है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, कौन है, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है, चंद्रमा। ये लिख लीजिएगा, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, यानी जो ग्रह का चक्कर लगाता है उसको उपग्रह कहते हैं। और ग्रह का, हमारा पृथ्वी एक ग्रह है और पृथ्वी का चक्कर लगाता है प्राकृतिक एक उपग्रह, इसको क्या कहते हैं। देखिए कृत्रिम उपग्रह बहुत सारे हैं जो हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, लेकिन प्राकृतिक उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह उसे कहते हैं जो मानव, जैसे वैज्ञानिक आप लोग सुनते होंगे कि सैटेलाइट जो है वैज्ञानिक के द्वारा ऊपर छोड़ा गया है अंतरिक्ष में, तो वो हो गया कृत्रिम उपग्रह हो गया। लेकिन पृथ्वी में पहले से ही मौजूद है, जिसको कोई वैज्ञानिक नहीं बनाया है, तो वो हो गया चंद्रमा। चंद्रमा एक प्रकार का प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का, ठीक है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में ऐसे भ्रमण करते रहता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी करता है, पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, चंद्रमा। जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी भ्रमण करता है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा भ्रमण करता है, तो इसी क्रम में क्या होता है कि एक ऐसा सिचुएशन आता है जिस सिचुएशन में सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। तो इस क्रम में क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के कुछ भागों पर नहीं पहुंच पाता है, जिसको क्या कहते हैं, हम सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। और देखिए चंद्र ग्रहण क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है कि सूर्य का चक्कर कौन काटता है, पृथ्वी काटता है, और पृथ्वी का चक्कर कौन काटता है, पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा काटता है। तो एक सिचुएशन ऐसा आता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, जिस कारण सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता है और चंद्रमा हमें नहीं दिखता है पृथ्वी से, जिसको हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण भी याद कर लीजिएगा, आपकी कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, और आपके 10th के बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपको मॉडरेट किया तब उसके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, ठीक है। इसके बाद मैं आपको अगले गुणधर्मों के बारे में चर्चा करूंगा। प्रकाश का जो गुणधर्म है, कम से कम हम 7-8 गुणधर्म के बारे में चर्चा करूंगा। तो इसमें आपको मैंने 2 गुणधर्म अभी तक बता चुका हूं, इन गुणधर्मों को आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। अब मैं प्रकाश के तीसरे प्रॉपर्टीज के बारे में, तीसरे गुणधर्मों के बारे में चर्चा करूंगा। तो प्रकाश का तीसरा गुणधर्म है कि प्रकाश में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण, तो प्रकाश बिना माध्यम के भी चल सकता है और प्रकाश माध्यम में भी चल सकता है। इसके कहने का क्या मतलब है, तो मैंने आपको बता दिया है कि माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ठोस माध्यम होता है, एक होता है द्रव माध्यम होता है, एक गैस माध्यम होता है। जैसे कि हमारे पृथ्वी पर, हमारे रूम में जो है गैसीय माध्यम से चल करके प्रकाश हमारे फेस पर पड़ता है, और फेस से टकराने के बाद जो प्रकाश है वह कैमरा तक जाता है, तब आप हमें देख पाते हैं, ठीक है। तो हमारे आसपास में प्रकाश जो प्रकाशित होने लगता है वह गैसीय माध्यम से गुजर करके, वातावरण में गैस है बहुत सारे, और गैस से गुजर करके हमारे शरीर पर पड़ता है या किसी वस्तु पर पड़ता है, तब उस वस्तु को हम देख पाते हैं।
लेकिन प्रकाश जहाँ पे गैसीय माध्यम भी ना हो, कोई माध्यम ही ना हो, तो एक जगह है जहाँ पे कोई माध्यम नहीं है, वो है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में क्या है कि गैस भी वहाँ पे नहीं पाया जाता है। अंतरिक्ष में जहाँ पे गैस भी तनिक भी मात्रा में मौजूद नहीं होते हैं, जहाँ पे धूल कण तनिक भी मात्रा में मौजूद नहीं होते हैं, उसको क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं या शून्य। वहाँ पे तनिक भी गैस नहीं पाया जाता है, कोई भी गैस नहीं पाया, तो वहाँ पे आप जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे गैस है ही नहीं। ठीक है, तो अंतरिक्ष में स्थित निर्वात या शून्य में, अंतरिक्ष में स्थित निर्वात या शून्य में, देखिए अंतरिक्ष में स्थित निर्वात या शून्य में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अंतरिक्ष में जहां निर्वात या शून्य होता है, वहां पे कोई भी माध्यम नहीं होता है, वहां भी प्रकाश चलते हैं और वहां से चलकर ही प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम रहे तो भी ठीक, ना रहे तो भी ठीक, यानी प्रकाश माध्यम से स्वतंत्र होता है, माध्यम रहे तो भी ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है, लेकिन वह चलवे करेगा। ठीक है, तो इसको मैं पढ़ लेता हूँ। प्रकाश के संचरण गमन यानी चलन, चलने के लिए, ठीक है, संचरण मतलब चलना हो गया, गमन मतलब चलना हो गया। ठीक है, तो प्रकाश के संचरण या गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम मतलब वही ठोस द्रव गैस माध्यम। ठीक है, क्योंकि प्रकाश बिना माध्यम किसी प्रकाश बिना किसी माध्यम के भी आसानी से संचरित होती है, मतलब चल सकती है। जैसे कि अंतरिक्ष में स्थित निर्वात या शून्य में, अंतरिक्ष में स्थित निर्वात या शून्य में प्रकाश बिना किसी माध्यम का चलता है और वहीं से होकर के अंतरिक्ष से गुजर कर ही प्रकाश हमारे पृथ्वी तक आते हैं। यानी गैसीय हमारे वातावरण में बहुत सारे गैस है, वातावरण हमारा गैसीय माध्यम होता है और इस वातावरण से होकर के हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है। ठीक है, आशा करते हैं कि ये तमाम चीजें आप लोग समझ गए होंगे। अब प्रकाश के अगली विशेषताओं का चर्चा मैं आपको अगले लेक्चर में करूंगा। तब तक के लिए आप लोग इस चीज को पढ़ लीजिएगा और पढ़ करके ध्यान से उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि अभी से ही आप अगर याद नहीं कीजिएगा तो बाद में जाते जाते बहुत सारा कॉपी आपका नोटबुक भर जाएगा। और एक बार क्या होता है कि आप मान लीजिए डे बाय डे खाना नहीं खाइए और खाना को जमा करते जाइए और एक बार सोचिएगा आप खा ले, तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए डे बाय डे उसको आप आराम से याद करते जाइए और एक समय ऐसा आएगा कि आप साइंस का 10th में साइंस का धुरंधर बन जाइएगा। मतलब आपको साइंस में 95 प्लस स्कोर करने के लायक आप हो जाइएगा साइंस में। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग हमारे बातों को फॉलो करते होंगे और आगे भी फॉलो कीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं तक, बाकी जय हिंद।